36 ये असल में सिर्फ राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य मतलब कि ये सिद्धांत लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, यहाँ तक कि पंचायतें भी। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 37 वो तो साफ कर देता है कि ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है। लेकिन कोई नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकता। हाँ, पर ये देश के शासन के लिए मतलब गवर्नेंस के लिए मूलभूत है, फंडामेंटल है। ठीक है। तो अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। जी, और ये भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य दिखाता है। एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। हाँ, और जहां आय की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने का प्रयास किया जाए। और इसी भावना को अनुच्छेद 39 और आगे बढ़ाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से आजीविका के साधन मिले, और ये भी कि धन और जो उत्पादन के साधन है उनका केंद्रीकरण ना हो, मतलब वो कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाएं। सही। और फिर इसमें बाद में अनुच्छेद 39 का भी जुड़ा गया, जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जी, ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी नागरिक पैसों की कमी की वजह से या किसी और अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अब शासन के जमीनी स्तर पर आते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये गांधीवादी विचारधारा का एक प्रमुख प्रतिबिंब है। इसका उद्देश्य गांवों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना है, ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ये राज्य पर एक सकारात्मक कर्तव्य डालता है, विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में। ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 42 ये कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की बात करता है, और महिला प्रसूति सहायता की भी। इसका जोर इस बात पर है कि काम करने की जो परिस्थितियां हैं वो मानवीय हों, और खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा हो। फिर आता है अनुच्छेद 43 जो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। इसका लक्ष्य ये है कि सभी मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिले कि वो अपना जीवन ठीक से चला सकें। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। हाँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। इसी से जुड़े हुए दो और अनुच्छेद हैं, 43 क और 43 ख। जी, 43 क कहता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में कर्मकारों की मतलब वर्कर्स की भागीदारी हो। और 43 ख? और 43 ख सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है, ताकि आर्थिक प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से चले। बिल्कुल। अब एक बहुत ही चर्चित अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। हाँ, ये हमेशा चर्चा में रहता है। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ बनाना, जैसे विवाह, तलाक, विरासत। जी, इन सब मामलों में जी, ये राज्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 45 जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य को देता है। और ये एक ऐसा निर्देशक तत्व है जिसे बाद में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये सिद्धांत समय के साथ ठोस कानून में बदल सकते हैं। फिर है अनुच्छेद 46। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों की बात करता है। इस सामाजिक न्याय का एक और स्तंभ है जो राज्य को ये कर्तव्य देता है कि वो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाए। अब जरा स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 47 पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य बताता है। हाँ, ये राज्य का एक प्राइमरी कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें। जी, और इसी के तहत मादक पेयों और जो हानिकारक दवाएं हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने की बात भी आती है। ठीक है। अब अनुच्छेद 48 जो कृषि और पशुपालन से जुड़ा है, और 48A भी है पर्यावरण से संबंधित। हाँ, अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर संगठित किया जाए। और 48A वो बाद में जोड़ा गया, और वो राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, उसमें सुधार करे और देश के वनों और वन्य जीवों को भी बचाए। बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 49 ये स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। जी, ये राज्य का दायित्व है कि वो राष्ट्रीय महत्व के हर स्मारक, स्थान या वस्तु का संरक्षण करे। ठीक है। अब अंत में शासन की संरचना से जुड़े कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके, उस पर कार्यपालिका यानी सरकार का कोई अनुचित प्रभाव ना हो। सही बात है। और अब अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, और ये अनुच्छेद भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की नींव रखता है। तो ये राज्य को क्या निर्देश देता है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वो राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करें और विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और आर्बिट्रेशन से निपटाने के लिए प्रोत्साहित कर। अनुच्छेद 51A यह मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये वो कर्तव्य हैं जिनकी हर भारतीय नागरिक से मतलब देश के प्रति पालन करने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ आप कह सकते हैं उनके दायित्वों की भी याद दिलाता है। ठीक है।